हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कर रहे थे चैप्टर 1 और चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12th फिजिक्स का। इसमें केवल एक टॉपिक बचा है और शायद कुछ और टॉपिक होंगे जो आपके टीचर्स आपसे बोलें कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से अभी फिलहाल हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है जो कभी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, और यदि आप इसमें फिर से नए हैं यदि इस चैनल पर और आपने अभी तक के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए भाई प्लेलिस्ट देखिए। इस लेक्चर को मिला के, लेक्चर नंबर 9 को मिला के ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और मिलेंगे हम एक नए चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करें इसको। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। सबसे पहले तो इस टॉपिक को लिख लेना इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है और आगे पढ़ते हैं, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। क्या लिखा है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, हमारे पास एक शेल है। शेल मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक की बॉल देखी है आपने कभी? प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खाली होती है, तो इस प्रकार की जो शेल है उसी की वजह से अपन क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। ठीक है, अब अलग अलग केस होंगे उसके, तो चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, जो अंदर से क्या है? खाली, और इस पर पूरा का पूरा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पर क्या है? चार्ज है, चारों तरफ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसकी वजह से अपन को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी ध्यान देंगे तो केस 1, पहला केस बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। इसका रेडियस क्या मान लिया जाए सर? इसका रेडियस मान लिया जाए अपने पास r। क्या रेडियस मान लिया जाए? इसका रेडियस मान लिया जाए r। अब लेट अस अज्यूम अ गॉसियन सरफेस अराउंड इट। ठीक है, हम इसके आसपास क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। जब आप इसके आसपास गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं तो उस गॉसियन सरफेस का आप रेडियस मान सकते हैं r। क्या मान सकते हैं उस गॉसियन सरफेस का रेडियस? सर उस गॉसियन सरफेस का रेडियस माना जा सकता है r। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम? सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम में लिख लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, GAUSS, गॉसेस थ्योरम। ठीक है, गॉसेस थ्योरम के हिसाब से जो फ्लक्स आता है वो कितना आता? फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला ही पढ़ा ना अपन ने कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्लक्स का क्या था कॉन्सेप्ट ये था सर, जितना भी चार्ज दिया हो, क्या हो? जितना भी चार्ज दिया हो सर, उतने चार्ज को अपन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट फ्लक्स का तो एक दूसरा फॉर्मूला भी होता था। बिल्कुल, क्या होता था? फ्लक्स इज गिवन बाय, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था सर? फाई इज इक्वल टू होता था ई मल्टीप्लाइड बाय ए। और चूंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया क्या आ जाएगा सर? वो आ जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सर शेल का नहीं ले रहे, नहीं, हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, इसलिए गॉसियन सरफेस का एरिया लिया जाएगा। ठीक है, अब ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यदि अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करते हैं तो हम कहेंगे सर E इज इक्वल ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यदि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला पहले से हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो इसका मतलब क्या है? यदि इस शेल के बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि सारा का सारा चार्ज कहाँ है? यहाँ सेंटर पे, और इससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये केस 1 था। क्या था ये था सर केस 1। अब केस 1 का मतलब क्या हुआ? ये पहला केस था जिसमें क्या था? पॉइंट P, मान लेते हैं इस पॉइंट P पे निकालनी थी, तो अपन कहते हैं पॉइंट P इज आउटसाइड ऑफ शेल, शेल के बाहर है पॉइंट P। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होगा सर? दूसरा केस जो हम बनाने जा रहे हैं, दूसरा केस होगा कि पॉइंट P लाई ऑन द, केस नंबर 2। ठीक है, हम केस नंबर 2 बना रहे हैं कि पॉइंट P लाइज ऑन शेल, लाइज ऑन शेल, मतलब शेल के सरफेस पे ही पॉइंट P है। अब यदि शेल के सरफेस पे ही पॉइंट P है तो सबसे पहले तो अपन एक शेल बना ले, मतलब ये प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से क्या है? खाली है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कह रहा हूँ कि इसका रेडियस r है, किसका रेडियस? इसका रेडियस r है।
ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए यदि अपन ध्यान देने वाली बात क्या है, आगे बढ़ते हुए यदि अपन ध्यान देते हैं तो ये रेडियस यदि r है और सरफेस भी अपन यही ले रहे हैं तो गॉसियन सरफेस वो सब सेम हो जाएगा। तो सेम इसी फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, यदि तुमको नहीं समझ में आता तो लो भाई वही वाला काम करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, कि गॉस के थ्योरम के हिसाब से हम करने जा रहे हैं एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम GAUSS गॉसिस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से अपन करने जा रहे हैं एक बढ़िया चीज, ये जो है अपने पास फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा ही है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट फ्लक्स का फॉर्मूला तो दूसरा भी होता था सर, फाई इज इक्वल टू होता था E मल्टीप्लाई बाय एरिया, और एरिया इस बार क्या लिया जाएगा सर, वही लिया जाएगा जो उसका एरिया है 4πr स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 अपन बोलते हैं फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से अपन लिखेंगे कि E मल्टीप्लाई बाय 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? जी नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, E इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो Q अपॉन में 4πr स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन जो 4πr स्क्वायर क्या है, यह है एरिया, और Q क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता था, चार्ज अपॉन एरिया। यदि आपको याद हो तो चार्ज अपॉन एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो अपन लिखते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए एक थर्ड केस की भी बात कर लें, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। ठीक है, अपने पास एक केस हो गया जब बाहर है पॉइंट, एक केस हो गया जब उसके ऊपर ही है पॉइंट, और एक अगला केस देख लेते हैं कि व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। पॉइंट या कर लेता हूँ, सबसे पहले बोलता हूँ केस नंबर 3, पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। ठीक है, इनसाइड द शेल मतलब शेल के अंदर है। अभी ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो मैं आपको बना लूँ शेल। ठीक है, तो शेल अपने पास ये हो गई। शेल का रेडियस मैंने क्या बोला था भाई, कैपिटल R, तो लो भाई शेल का रेडियस हो जाता है कैपिटल R। अब मैं कह रहा हूँ इसके अंदर ही कोई पॉइंट है, तो अपन यदि ये पॉइंट P है तो इसके आसपास अपन बनाते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस, जिसका रेडियस क्या लेंगे अपन, स्मॉल r लेंगे। बिल्कुल लेंगे सर, स्मॉल r लिया जाएगा, थोड़ा सा ब्लर होता है, जूम कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बोला जा रहा है कि सर इसके आसपास से गॉसियन सरफेस लेना है तो वो भी ले ली है। अब बताओ भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। यदि मैं फ्लक्स का फॉर्मूला बोलूँ तो सर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E मल्टीप्लाई बाय ए, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आता है इक्वेशन 1। बट अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम, गॉस थ्योरम की यदि अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गॉस थ्योरम की, तो अपन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम GAUSS गॉसिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम, यदि गॉसिस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है सर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। तो अपन मिलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यदि इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करते हैं तो अपने पास आ जाएगा सर E मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर E इज इक्वल टू आ जाएगा सर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए। क्या ये फॉर्मूला आ गया? हाँ, ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला अभी और सॉल्व हो सकता है। सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द शेल, क्योंकि शेल के अंदर तो चार्ज है ही नहीं ना, तो सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द शेल, शेल के अंदर यदि कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q कितना हो जाएगा सर, Q हो जाएगा अपने पास 0। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। और यदि ये आ रहा है तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है शेल के अंदर। और ये तो हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, 0। ठीक है, चलो भाई, तो इस प्रकार से हमने किया ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर विद इन 9 लेक्चर्स। 9 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नया चैप्टर आएगा अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर दोस्तों तक। ठीक है, सारे दोस्तों को बताओ कि भाई पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट हुआ करती है, अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपका केवल 9 लेक्चर्स में सारा का सारा कंप्लीट हो चुका और ये तो 9 मिनट से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, करना है आपको सब्सक्राइब, करना है लाइक, करना है शेयर, और मिलते हैं अपन एक नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारे नए चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।